नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू लाडला, एसोसिएट प्रोफेसर एसके गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। आज का हमारा विषय है महिलाओं की घरेलू हिंसा से रक्षा अधिनियम 2005। आज हम महिला सशक्तिकरण के लिए बने हुए जो कानून हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे और उनमें से आज का जो अधिनियम है, जो कानून है, वो है घरेलू हिंसा से रक्षा अधिनियम 2005। इस अधिनियम के अंतर्गत हम तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। पहला ये देखेंगे कि घरेलू हिंसा क्या है, और दूसरे में अपन ये देखते हैं कि इस अधिनियम को लाने का उद्देश्य क्या है, और तीसरी हम ये देखेंगे कि इस अधिनियम में क्या प्रावधान किए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं घरेलू हिंसा की, कि घरेलू हिंसा क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। आमतौर पर अपन देखते हैं कि ज़्यादातर जो महिलाएं होती हैं वो घर में ही हिंसा की शिकार होती हैं। घर में जो हिंसा होती है उसे घरेलू हिंसा कहा जाता है, और घर में उसके साथ कई तरह की हिंसाएं होती हैं। जैसे मान लीजिए अपन बात करते हैं शारीरिक हिंसा। शारीरिक हिंसा के अंतर्गत आता है जैसे कि मारपीट करना या चोट पहुंचाना। इस तरह की जो हिंसा होती है वो शारीरिक हिंसा, अर्थात उसके शरीर को क्षति पहुंचाने वाली जो हिंसा होती है वो शारीरिक हिंसा होती है, जिसमें मारपीट प्रमुख रूप से होती है। इसी तरह बात करें, उसके साथ मौखिक हिंसा होती है। मौखिक हिंसा में अपन कहते हैं गाली गलौज करना, इस तरह की जो आती है वो मौखिक हिंसा में आती है। इसी तरह उसके साथ भावनात्मक हिंसा भी होती है, अर्थात उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाता है, जैसे कोई ताने मारना उसको, कोई व्यंग कसना उसके ऊपर, कोई कमेंट्स उसके ऊपर करना। इस तरह के जो होते हैं वो भावनात्मक हिंसा होती है। इसी तरह एक हिंसा उसके साथ होती है यौनिक हिंसा, अर्थात उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ ज़बरदस्ती यौनिक कार्य करना। ये भी एक घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है, यौनिक हिंसा कहलाती है। इसके अलावा एक आर्थिक हिंसा भी उसके साथ होती है, कि उसके घरेलू कार्य के लिए या उसके व्यक्तिगत खर्चे के लिए उसको पैसा या वो वस्तु ने देना भी एक तरह से आर्थिक हिंसा की श्रेणी में आता है। तो एक महिला के साथ घर में शारीरिक, मानसिक, मौखिक, भावनात्मक, यौनिक और आर्थिक कई तरह की इस तरह की हिंसाएं होती हैं, जिनमें जैसे कि मैंने भी बताया, शारीरिक उसके साथ मारपीट करना, उसको ताने मारना, गाली गलौज करना, ज़बरदस्ती उसके साथ यौनिक कार्य करना, या उसकी व्यक्तिगत ज़रूरतों के लिए उसको कोई खर्चा या पैसा नहीं देना। इस तरह की जो हिंसाएं होती हैं, जो घर की चार दीवारी के अंतर्गत घर के सदस्यों के द्वारा उसके साथ की जाती हैं, वो घरेलू हिंसा की श्रेणी में आता है। अब दूसरी बात यह आती है कि इस रक्षा अधिनियम को लाने की जरूरत क्या हुई। जैसा भी कि अभी अपन बात कर रहे हैं कि ज़्यादातर महिलाओं के साथ घर में ही हिंसा होती थी, तो इस घरेलू हिंसा से इस महिला का बचाव करने के लिए, इसको रोकने के लिए, इस घरेलू हिंसा को रोकने के लिए इस अधिनियम की सख्त आवश्यकता थी। क्योंकि 90% से ऊपर महिलाओं के साथ जो भी केस आते थे वो घर के चार दीवारी के अंतर्गत किए जाने वाले केस आती थी हिंसा। तो इस घरेलू हिंसा को रोकना इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था। दूसरी बात ये थी कि इस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को घर में ही सुरक्षित, सम्मानजनक और बिना किसी भेदभाव के जीने का अधिकार मिल सके। वो बिना किसी भेदभाव के सुरक्षित, सम्मानजनक ढंग से अपना जीवन घर में बिता सके। इसके लिए ये अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण रूप से सही साबित हुआ और इसकी आवश्यकता थी, और ये अधिनियम सरकार के द्वारा बनाया गया। अब हम देखते हैं कि इस अधिनियम के माध्यम से क्या प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत ये प्रावधान किया है कि जिस किसी महिला के साथ अगर घर में इस तरह की हिंसा होती है तो वो इसकी शिकायत दर्ज करवा सकती है। वो इसकी लिखित, मौखिक, टेलीफोनिक, ईमेल के द्वारा भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि वो महिला स्वयं ही आए, उसका कोई भी रिश्तेदार या उसका कोई पड़ोसी भी ये शिकायत दर्ज करवा सकता है। इवन यहाँ तक भी है कि कोई भी व्यक्ति जिसको इस हिंसा के बारे में जानकारी है वो भी इसकी शिकायत दर्ज करवा सकता है। तो अगर महिला को ये पता है कि मेरे साथ ये हिंसा हो रही है और ये सरकार का ये प्रावधान है, तो वो ज़रूर इसकी संरक्षण में आ सकती है और इस अधिनियम के तहत अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती है। अब ये आता है कि साहब शिकायत कहाँ दर्ज करवाएं।
शिकायत दर्ज करवाने के लिए 3-4 जगह है, उनमें से किसी में भी जाके दर्ज करवा सकती है। जैसे सबसे पहले होता है कि जो महिला बाल विकास अधिकारी होता है उसके द्वारा एक संरक्षण अधिकारी होता है, उसके नियुक्त होता है, या तो वो स्वयं होता है या प्रचाता या किसी व्यक्ति को संरक्षण अधिकारी बना के रखता है। तो जो महिला बाल विकास अधिकारी द्वारा जो महिला बाल विकास द्वारा नियुक्त जो संरक्षण अधिकारी होता है, CDPO मेन रूप से यहाँ होता है, उसके पास अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती है। वो पुलिस परामर्श केंद्र में चली जा सकती है, वहाँ दर्ज करवा सकती है, या कोई भी सामाजिक संस्था जिसे वहाँ सेवा प्रदाता बनाया गया है, जहाँ पुलिस परामर्श केंद्र नहीं है नज़दीक में, तो कोई ना कोई एजेंसी होती है जिसको इस कार्य के लिए नियुक्त वहाँ किया हुआ होता है। सेवा प्रदाता जो भी एजेंसी है वहाँ जा सकती है, नज़दीकी उसके पुलिस थाने में जा सकती है। इसके अलावा जो उसका थाना है, उसके निकटतम जो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट है उसके पास सीधी भी जाके केस दर्ज करवा सकती है। तो 4-5 जगह हैं, उनमें से किसी में भी वो करवा सकती है। CDPO के पास जा सकती है, किसी भी सेवा प्रदाता एजेंसी के पास जा सकती है, पुलिस परामर्श केंद्र में जा सकती है, निकटतम थाने में जा सकती है, या फिर जो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट है उसके एरिया का, उसके पास जाकर सीधे भी वो अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती है। जब महिला शिकायत दर्ज करवाती है तो उसको 2 तरह की सहायता दी जा सकती है। वहाँ कुछ सहायताएं ऐसी होती हैं जो उसको तुरंत दी जाती हैं, और कुछ कोर्ट में केस के माध्यम से उसको सुविधाएं दी जाएगी। जैसे तुरंत सहायता के अंतर्गत उसके आती है, जैसे ही वो शिकायत दर्ज करवाती है और उसको जो सहायताएं दी जाती हैं, जैसे मान लीजिए वो शिकायत करने आती है लेकिन उसके पास आने जाने का किराया भी नहीं है, वो गरीब है, कमज़ोर है, वर्ग से है, उसके पास पैसे नहीं हैं, तो उसको आने जाने का किराया भी दिया जाता है। इसके पश्चात उसको कानूनी सहायता और आवश्यकता अनुसार उसको सलाह भी दी जाती है, उसके अंतर्गत सलाह दी जाएगी। शारीरिक अगर उसको कोई चोट पहुंचती है या हानि पहुंचती है तो उसको इलाज की सुविधा भी तुरंत उपलब्ध करवाई जाती है। इसके अलावा अगर वो घर में असुरक्षित है या वो वापस नहीं जाना चाहती है तो उसे आश्रय गृह में भेजने की व्यवस्था भी की जाती है। तो इतनी रिलीफ तो उसको तुरंत दे दी जाती है, उसकी इलाज करा दिया जाता है, उसको कानूनी परामर्श और उसको सहायता दी जाती है, सलाह दी जाती है, उसको मदद की जाती है। इसके अलावा उसको घर में भेजने की व्यवस्था की जाती है, किराया विराया दिया जाता है, और इसके बावजूद अगर वो फिर भी नहीं जाना चाहती है तो आश्रय गृह में रहने की उसकी संपूर्ण व्यवस्था की जाती है। इसके पश्चात आता है कि अगर शिकायत दर्ज हो जाती है तो उसके पास उसकी जो रिपोर्ट हो जाती है, जिसको कहते हैं घरेलू घटना रपट, वो अगर रिपोर्ट उसके दर्ज हो जाती है उसके 3 दिन में उसकी पहली पेशी हो जाती है, और अधिकतम 60 दिन के अंतर्गत उसका फाइनल डिसीजन किया जाना जरूरी होता है। जो भी दोषी व्यक्ति है उसका अगर अपराध सिद्ध हो जाता है तो जो भी जज उसका निर्णय सुनाएगा वो उसको मानना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करता है तो महिला उसी थाने में वापस जाकर उसके आदेश के उल्लंघन की शिकायत भी दर्ज करा सकती है। और अगर दोषी व्यक्ति का दोष स्पष्ट हो जाता है तो उसको 1 वर्ष की सज़ा और 20,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है, उसको आदेश मानना पड़ता है, और ये गैर जमानती होता है। तो महिला के साथ अगर ऐसा होता है तो इस कानूनी प्रोसीजर के माध्यम से वो अपने अधिकारों की बहाल कर सकती है। मैं यहाँ आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि मैंने अभी एक चर्चा की कि एक संरक्षण अधिकारी होता है, उसके पास जाके अपनी रिपोर्ट करवा सकती है। यहाँ संरक्षण अधिकारी की जब अपन बात करते हैं तो ये होता है कि घरेलू हिंसा मामलों में महिला को राहत दिलवाने के लिए एक संरक्षण अधिकारी नियुक्त किया जाता है सरकार के द्वारा, और वो संरक्षण अधिकारी, एक जो अधिकारी नियुक्त किया जाता है उसे हम संरक्षण अधिकारी कहा जाता है। राजस्थान में अपन यहाँ का जो CDPO होता है, जो बाल विकास कार्यक्रम अधिकारी होता है, महिला बाल विकास कार्यक्रम अधिकारी होता है, उसको यहाँ पर संरक्षण अधिकारी के रूप में कार्य दिया गया है। ये संरक्षण अधिकारी क्या करता है, जब महिला के साथ ऐसा होता है तो महिला के उसके कार्यों के संपादन करने में मदद करता है। जैसे उसके कोर्ट के कार्य होंगे उनको संपादित करवाने में उसकी मदद करेगा, उसकी एप्लीकेशन लिखने में, या अगर वो नहीं लिखना जानती है तो वो बोलेगी वैसे वैसे उसको लिखने का कार्य करता है, उसको कानूनी मदद दिलाता है, उसको आर्थिक सहायता दिलाता है, उसका उस आश्रय गृह में रखने की व्यवस्था में मदद करता है, अर्थात वो उसका संरक्षक बन जाता है और उसके इस सारे प्रोसीजर में उसकी मदद करता है।
तो महिलाओं को ये भी ध्यान होना चाहिए कि एक संरक्षण अधिकारी उन्हें दिया जाता है और उसकी मदद से वो अपना कार्य आसानी से कर सकती है। इस तरह सरकार के द्वारा ये जो कदम उठाया गया है, घरेलू हिंसा के निवारण में काफ़ी कुछ इससे मदद मिलती है। इसलिए महिला को इसके बारे में जानकारी होना चाहिए, इस कानूनी प्रोसीजर के बारे में जानकारी होना चाहिए। अगर उसको जानकारी है तो वो अपनी रक्षा कर सकती है और सम्मानजनक ढंग से अपना जीवन बिता सकती है, घरेलू हिंसा से मुक्ति पा सकती है। धन्यवाद।